चलो देखो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉ है। शॉर्ट में आप फ्लॉट बोलोगे, है ना। शॉर्ट में इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी फ्लॉट बोल रहे हैं। ठीक है, बार बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अच्छा हम फ्लॉट लिखते रहे, है ना। चलो देखो सुनो, ध्यान से समझो, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी सा लॉ है। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हमें बस क्वेश्चंस करने हैं। जिसको कल का लेक्चर नहीं आता, यानी जिसने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, जिसको साइन कन्वेंशन नहीं पता या यूनिट कन्वर्जन नहीं पता, उसके लिए फिर सारी चीजें वेस्ट हो जाएंगी और वो फिर क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, है ना। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसके ऊपर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस्ड है ना। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? बोलता है भैया एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only transform from one form to another। ठीक है, यही बात किसने बोली गई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोली गई, है ना। अब ये बात क्यों बोली गई? देखो उस चीज को समझो कि ये बात क्यों बोली जा रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर एक सिस्टम है, यहाँ एक सिस्टम बनाता हूं, देखना जरा, यहां तो लाइट नहीं आ रही, ये एक सिस्टम है, इसमें बच्चों यहां लगा हुआ है फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, इसके अंदर है देखो बच्चों गैस। बहुत ध्यान से देखना और समझना, कौन है इसके अंदर? गैस। हम क्या बोल रहे हैं? कौन सी गैस है? आइडियल गैस, है ना, क्योंकि हम लोग नॉर्मली आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं। बोलो क्लियर है? अब एक चीज सुनो, अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम की कोई ना कोई एनर्जी होगी, जो होगी इंटरनल एनर्जी, है ना। डेल्टा के बाद में लगाएंगे, अभी तो बात कर रहे हैं इसकी इंटरनल एनर्जी थी U1। बोलो पता चला? अब क्या आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे? या तो आप उसको हीट दे दो, हीट दे दी यानी टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, थर्मल एनर्जी, और गैस के मॉलिक्यूल ने मूव करना शुरू किया। एक तो ऐसे हो सकता है, या गैस के मॉलिक्यूल खुद से वर्क कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? अपनी हीट को, अपनी एनर्जी को निकाल रहे हैं। हो सकता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंज बाय टू मीन्स, है ना। लिखता हूं, देखो हम बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंज बाय टू मीन्स। दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो हीट को एब्जॉर्ब करके या रिलीज करके, ऑब्वियस सी बात है, या वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम करके। अरे बोलो, समझ पा रहे हो? बाय टू मीन्स फर्स्ट क्या होगा? बाय एब्जॉर्बिंग या फिर रिलीजिंग ऑफ हीट, एंड द सेकंड वन इज वर्क डन बाय द सिस्टम या फिर ऑन द सिस्टम। बोलो हाँ या ना, है ना, TEM सिस्टम। बोलो क्लियर है? अगर आप कुछ भी करोगे तो या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, है ना। हम मान ले रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा मानते क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी
बढ़ रही है। यानी अब आपका पिस्टन, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो आपका पिस्टन क्या होगा, फर्दर मूव करेगा ना बच्चों, अरे बोलो। जब एनर्जी बढ़ेगी तो पिस्टन फर्दर मूव करेगा, ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी मिल रही है, तो गैस की मूवमेंट ज्यादा होगी ना, और पिस्टन आगे मूव करेगा ना। हाँ या ना। हाँ। और अब मान लो कि अब इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होकर हो गई U2। तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो हीट पर और एक वर्क पर। इसका मतलब अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो क्या होगा, हीट प्लस वर्क, अरे बोलो। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये किसका फॉर्मूला है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है। क्या भैया वर्क डन और हीट से रिलेट करेगा, बोलो समझ पा रहे हो। अब एक चीज और सुनो, क्या आपने वर्क डन को पढ़ा था कि वर्क डन इज पी डेल्टा वी या पी डीवी, स्मॉल चेंज है डीवी, बड़ा चेंज है डेल्टा वी, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, अरे बोलो भाई। क्या ये फॉर्मूले याद रहेंगे, पक्का। अरे हाँ, याद होने चाहिए। अब एक बार इसको आप नोट करोगे, नोट करने के बाद हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये वाला है ना, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर डेफिनेशन ये है ना, कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो है दो तरीके से चेंज हो सकती है ना। ये तो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे, तो ज्यादा बच्चे ये लिखाते हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोलो क्लियर है। नोट करो, दो चार छोटे छोटे से क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे, है ना। करो बच्चों जरा नोट। चलो तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, मैं यहां लिख रहा हूं, मेरा क्वेश्चन है, इन अ प्रोसेस, नोट करते जाओ साथ साथ, इन अ प्रोसेस 500 कैलोरीज ऑफ अ हीट, 500 कैलोरीज of a heat is given to the system, heat is given to the system, and at a same time, and at a same time 100 joule of work, 100 joule of work is done on the system, is done on the system. Calculate the change in internal एनर्जी। आपको इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा वो बताना है। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं आपके, पहला ऑप्शन आपका 40 कैलोरीज, सेकंड है 1993, ये है 40 कैलोरीज, शॉर्ट में CL लिख रहा हूं। दूसरा है 1993 जूल, सेकंड 1993 जूल। थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका 2193 जूल, 2193 joule. And the fourth option is 82 calories. 82 calories. 82 calories. ठीक है, हो जाओ जरा शुरू। एक ऑप्शन और लिख लो बेटा, है ना। ऑप्शन इसमें 5 ऑप्शन दे रहा हूं, 5-6 ऑप्शन दूंगा इसके में, है ना। 600 जूल, है ना। सिक्स ऑप्शन है आपका 400 जूल। ठीक है, आपके 6 ऑप्शन है। अब बताओ, अब इजी हो जाएगा ना। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको बेटा, है ना। देखो हमारा क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं उनको देखो पहले। हमें क्या बोला हुआ है हमारे क्वेश्चन में, हमें हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है, हमारे क्वेश्चन में सॉल्यूशन में हमें बोला हुआ है कि हमें हीट कितनी दी हुई है। हीट मतलब क्यू, क्यू जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट किसको मिल रही है,
सिस्टम को मिल रही है ना, फायदा हो रहा है ना, तो Q इज प्लस 500 कैलोरीज। अच्छा देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम है बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम इसका मतलब वर्क डन भी कैसा है, पॉजिटिव। और कितना है बेटा, 100 जूल, है ना। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू और डब्ल्यू को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखो एक चीज ध्यान से समझो, वर्क जो है वो जूल में है और हीट कैलोरी में, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि आप जूल में कैलोरी ऐड कर दो, यूनिट सेम होती है तभी तो ऐड होता है। तो आप क्या करोगे, कैलोरी को, क्या आपको पता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं, ये बात पता है अपने को। तो 500 कैलोरी को क्या हो जाएगा, 4.2 से, वैसे 4.19 होता है, वैसे वैल्यू कितनी होती है, 4.198 होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ करके क्या कर देते हैं, 4.2 कर देते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब 4.2 को 500 से मल्टीप्लाई करो, 4.2 है और 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 5 4 20, 21, और कितनी जीरो आ गई बेटा, देखो 2 के बाद पॉइंट आ गया। अब 2 जीरो और मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 2100 जूल। तो मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा ना। और अब आपके पास क्यू भी जूल में आ गया और वर्क भी जूल में आ गया, अब आप डायरेक्टली प्लेस कर दो। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू 2100 और वर्क डन इज 100, दैट मीन्स कितना आया, 2200 जूल। अब देखो 2200 के आसपास कौन सी वैल्यू है, 2200 के आसपास कौन सी वैल्यू है, थर्ड वाली। अब एग्जैक्ट ये आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने 4.2 जूल यूज किया, अगर 4.198 यूज करते ना तो ये आंसर आ जाता है ना। तो हम अप्रोक्स जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान है, कर पाओगे। एक क्वेश्चन और दूं, चलो देखो एक क्वेश्चन मैं यहीं पे दे रहा हूं, अ गैस सिलेंडर fitted with frictionless piston. A gas cylinder fitted with frictionless piston expands against a constant pressure of 1 atmosphere, expand against a constant pressure of 1 atmosphere from a volume of 4 लीटर, है ना, टू 14 लीटर, ठीक है, and it absorbs 800 joule of heat from surrounding. 800 जूल हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, कहां से, फ्रॉम सराउंडिंग। कैलकुलेट डेल्टा यू। व्हाट इज डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना। मारो जरा ट्राई, चलो देखो कैसे करना है ना, देखते हैं, बहुत आसान है बच्चों, है ना, बस थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने क्या बोला, देखो सुनो, इस बात को समझो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस बहुत लल्लू होते हैं, बहुत इजी होते हैं हमेशा, कभी टफ नहीं होंगे। एग्जामिनर आपको दो जगह फंसाएगा बस, एक तो वो आपको फंसाएगा साइन कन्वेंशन में, दूसरा फंसाएगा यूनिट कन्वर्जन में। अगर ये दो चीजें आपको आती है, कल का लेक्चर आपको आता है, तो फिर आप सारे क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कर दोगे। अदरवाइज छोटी मोटी गलतियां करके अपना आंसर एरर करके अपने 4 नंबर गवा दोगे। 4 क्या, फिर तो 5 गए गए, एक नेगेटिव भी गया, है ना। तो देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले सिलेंडर है जिसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, और आपको क्या बोला है, प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर और चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो क्या बोल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है यानी वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। इसका मतलब बेटा वर्क डन तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी, एक्सपेंशन हो रहा तो वर्क डन नेगेटिव, और फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। अच्छा देखो प्रेशर कितना दिया हुआ है,
1 एटमोस्फियर इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 4 से 14 जा रहा है, तो कितने का डिफरेंस? 10 का डिफरेंस। तो कितना आया? -10। अच्छा, प्रेशर की यूनिट एटमोस्फियर एंड वॉल्यूम की यूनिट लीटर। ये आ गया हमारा वर्क डन। अच्छा देखो, बात करते हैं क्यू। क्यू यानी हीट। अगर हीट की बात करें तो हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव? एब्जॉर्ब होगी तो सिस्टम को फायदा हुआ, पॉजिटिव, तो प्लस 800 जूल। अच्छा, डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी है? 800 प्लस वर्क डन। अब एक बात बताओ, अगर 800 जो है हीट जूल में है, तो वर्क डन भी तो जूल में होना चाहिए। और क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि 1 एटमोस्फेयर लीटर में होता है 101.3 जूल, पढ़ा है। तो ये एटमोस्फेयर लीटर, इसलिए यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट खेल जाएगी आपके साथ, है ना। तो अब इसका मतलब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? जूल में। तो आप क्या करोगे? -10 इंटू 101.3 जूल। और बेटा कितना आ गया आपका? -1013 जूल। ये आ गया आपका वर्क डन। तो नेगेटिव में तो वैल्यू प्लेस कर दो, -1013 जूल। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू 800 माइनस 1013 जूल। तो डेल्टा यू कितना आ गया बच्चों? -213 जूल। चलो मुझे जल्दी से बताओ, इंटरनल एनर्जी कम हो रही है या बढ़ रही है? एक्सपेंशन होने पे यहाँ पे इंटरनल एनर्जी कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। अब ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी कम हो या कंप्रेशन में बढ़े। वो डिपेंड करता है हीट के ऊपर भी और वर्क डन के ऊपर भी। किसी एक के रिस्पेक्ट में आप नहीं बता सकते। तो फिर आपको हीट और वर्क डन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इंटरनल एनर्जी निकलती है। बोलो समझ आया? किसी को कोई भी डाउट? आसान था, पक्का? एक क्वेश्चन दू थ्योरेटिकल अप्रोच से। देखो, मेरा क्वेश्चन है, आपको बताना है वर्क डन कैसा है ना। छाप लेना बाद में, पहले यह दिमाग लगा लो। मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है एक्सपेंशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है ना। फाइंड, ऐसे लिख देते हैं, फाइंड एक्सपेंशन, या ऐसे लिखते हैं फाइंड वर्क डन बाय द सिस्टम, या फिर ऑन द सिस्टम। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन बाय द सिस्टम इज एक्सपेंशन एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंप्रेशन। मेरा पहला केस है, CaCO3 को मैं हीट कर रहा हूं और मैंने बनाया CaO प्लस CO2 गैस, पहला मेरा। सेकंड में बोल रहा हूं H2O लिक्विड और मैं हीट करके बना रहा हूं H2O गैस, ऑब्वियस सी बात है। थर्ड, मेरा H2O लिक्विड है ना, ऐसे लिखते हैं H2O गैस, गैस से बना रहा हूं मैं लिक्विड, हीट वीट नहीं कर रहा हूं, है ना। ठीक है, मेरा H2O लिक्विड है और उससे मैं बना रहा हूं H2O सॉलिड। तो आपको मुझे बताना है कौन सा वर्क डन बाय द सिस्टम है और कौन सा ऑन द सिस्टम है। बोलो फर्स्ट वाला वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम? वैल्यू तो कोई दी नहीं सर ने, है? बोलो। देखो सुनो, एक हिंट देता हूं, देख लेते हैं, एक हिंट देता हूं। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है? एक्सपेंशन। क्या रिएक्टेंट सॉलिड है? क्या प्रोडक्ट में सॉलिड के साथ गैस भी आ गई? बोलो किस, कौन एक्सपेंड करता है, सॉलिड या गैस? गैस हुई तो एक्सपेंशन हो गया, यानी फर्स्ट वाले में एक्सपेंशन हो रहा है। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? यानी इसमें क्या हो रहा है? वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर सॉलिड से गैस बन रही है तो फैलेगी, एक्सपेंशन ही होगा। सेकंड केस, H2O लिक्विड था, H2O गैस थी और गैस से बना लिक्विड। बोला एक्सपेंशन कंप्रेशन? कंप्रेशन। यार देख के पता पड़ रहा है, यानी क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम। देख के पता पड़ रहा है ना, कंप्रेशन हो रहा है।
चलो लास्ट बोलो, H2O लिक्विड था, उससे क्या बना H2O सॉलिड। तो बोलो कंप्रेशन, और कंप्रेशन मतलब वर्क डन। हाँ वर्क डन, अरे बोलो यार, बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ऑन द सिस्टम होना चाहिए क्या? कंप्रेशन हो रहा है क्या? अरे बोलो, देखो बताता हूं, देखो यहीं पे बताता हूं कि मैंने क्यों लिखा वर्क डन बाय द सिस्टम। उसको देखो, अगर मैंने बोला H2O, थर्ड वाला ही H2O लिक्विड, और मैंने बोला इससे बन रहा है H2O सॉलिड। H2O लिक्विड का मतलब पानी, पानी रे, और H2O सॉलिड का मतलब आइस। अरे बोलो आया ना। अच्छा तुम्हें पता है बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, क्यों? उसकी डेंसिटी कम होती है और वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो वॉल्यूम आइस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन, एक्सपेंशन हो रहा है ना। तो क्या आपने को यह बात पता है, वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, और आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पे, एक्सपेंशन हो रहा है ना। अरे बोलो, बर्फ तैर रही है पानी पर क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है। तो बोलो आइस वाटर में किसका वॉल्यूम ज्यादा, आइस का। और अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। समझ आया? तो एक्सपेंशन हो रहा है ना, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे आखिर में लिखा था कि पहले दो को करके कॉन्फिडेंस तो आएगा, फिर तभी तीसरा गलत करोगे, है ना। तो आसान था, एक बार नोट करो, देन फिर पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, है ना। चलो करो बच्चों नोट। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते, और अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में, है ना। बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। क्यों? यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, यहां से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनडायरेक्ट आएंगे। तो चलो देखते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। हमारी हेडिंग है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से प्रोसेस है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना, नॉर्मली आप लोग है ना केटीजी में पढ़ चुके हो। आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, किसमें होता था वॉल्यूम कांस्टेंट, गैलुसैक लॉ में। याद आ रहा है? आइसोबारिक प्रोसेस यानी प्रेशर कांस्टेंट, किसमें होता था, चार्ल्स लॉ में। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। याद आ रहा है? तो वही पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट बात कर रहे हैं किसके बारे में, आइसोकोरिक, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। आइसोकोरिक, इसे चोरिक नहीं बोलने का है, चोर नहीं है यार। तो आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बोलो पता चल रहा है, याद रहेगा। कौन सा लॉ फॉलो करेगा किसको, गैलुसैक लॉ को। बोलो पता पड़ रहा है। अच्छा देखो, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, आन दो लाइट कोई फर्क नहीं पड़ता, पीवी का ग्राफ बनाऊं, प्रेशर और वॉल्यूम का। अब हम यहाँ पे पीवी के ग्राफ पढ़ते हैं सारे, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस है तो कौन कांस्टेंट, वॉल्यूम। और ग्राफ कैसा बनेगा, प्रेशर कितना ही बढ़ाओ क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा, देखो ऐसे ही बनेगा क्या, बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर
वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। और अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, पी डेल्टा वी। अब बताओ जरा, अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग टू फ्लोट वर्क डन जीरो हो गया, तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया, सिर्फ और सिर्फ हीट के। तो आपको बोल दिया जाएगा कि इन अ प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी इज दिस, है ना, और द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, कैलकुलेट क्यू। और तुम बोलोगे यार वर्क डन तो यही नहीं है, क्यू कैसे निकाले, समझ पा रहे हो? तो फिर दिमाग से खेलेगा एग्जामिनर। अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तुम्हारे साथ खेल हो जाएगा और तुम देखते जाओगे हो क्या गया। पता चल रहा है, समझ आया? चलो सेकंड आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ रहे हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं बच्चों, सेकंड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, बहुत बच्चे इसको आइसोबैरिक भी बोलते हैं, आप आइसोबैरिक भी बोल सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलो बोलो क्या कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, दिख रहा है? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ फॉलो होगा, फॉलो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ फॉलो होगा। अगर ग्राफ बनाऊं पीवी का तो इधर प्रेशर और इधर वॉल्यूम, अब की बार कौन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कितना ही बढ़ाओ प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोलो समझ आ रहा है? अब क्या अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब बोलो क्या यहां पे वर्क डन जीरो होगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो नहीं होगा ना, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। तो चेंज इन प्रेशर थोड़ी है, सिर्फ प्रेशर है ना, तो प्रेशर कांस्टेंट होने से वर्क डन कांस्टेंट नहीं होगा, यानी ये इक्वेशन रहेगी। बोलो पता पड़ा, अरे बोलो। चलो तो डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा। नाउ द थर्ड वन, मेरा फेवरेट, थर्ड वन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस नहीं आते हैं तो आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती है, ये बात याद रखना कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुरंत के तुरंत आंसर दिलवा देती है ना। मुझसे बोल दिया जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन क्या होगा, जीरो, सीधे पूछ लिया जाएगा, हम सोचते रह जाएंगे। तो एग्जामिनर थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा देखता है ना, ऐसे चैप्टर्स में उसको पता है न्यूमेरिकल बच्चा कर ही लेगा, थ्योरेटिकल अप्रोच तो देखो उसमें इतनी बुद्धि है कि नहीं, है ना। नीट का एग्जाम देने जा रहा है ना या जेई का एग्जाम, इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। हाँ, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलो कौन कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फॉलो करेगा बॉयल्स लॉ को, बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। अब देखो अगर पीवी का ग्राफ बनाऊं तो एक तरफ प्रेशर और एक तरफ वॉल्यूम, कैसा ग्राफ बनता था, याद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद है, पढ़ा था ना। हाँ ठीक है, कहीं पे भी स्लोप बना दो किसी भी एक्सिस पे, मानो ये रहा स्लोप, स्लोप तो कहीं पे बना सकते हैं ना, और स्लोप इक्वल होता है किसके, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, प्रेशर, बेस कौन है, वॉल्यूम। तो प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम इज स्लोप, ठीक है, याद है ना, पढ़ा है ना, ऐसे पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पढ़ा है ना, फिजिक्स में पढ़ाया होगा ना, या पढ़ाया होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान,
हरा भरा पड़ा है ना। हाँ, तो ये बन गया है। एक चीज बताओ, चलो, क्या मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर? पढ़ाया था? अरे बोलो, पढ़ाया था ना? तो अगर इंटरनल एनर्जी जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था? एनसीवी डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो गया? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो। दैट मीन्स डेल्टा यू भी क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू फ्लॉट, अकॉर्डिंग टू फ्लॉट फर्स्ट ऑफ थर्मल डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। अरे बोलो, समझ पा रहे हो? पक्का? किसी को डाउट? अच्छा, जिस तरह से इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है ना, उसी तरह से एंथैल्पी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और एंथैल्पी होता है एनसीपी डेल्टा टी। और अब एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। समझ पा रहे हो? अरे बोलो, कोई डाउट है? पक्का नहीं है? एक बार नोट करो, देन एडियाबैटिक प्रोसेस, देन साइक्लिक प्रोसेस, है ना? करो जरा बच्चों नोट फटाफट। चलो आगे बढ़ रहे हैं। देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट? प्रोसेस नंबर 4, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो, प्रोसेस नंबर 4 इज एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो सुनो, इस बात को समझो। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंजेस जीरो, यानी वो प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ हीट इज जीरो। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं? क्यू किसके इक्वल है बेटा? जीरो के। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू फ्लॉट की बात करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो वो क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देन क्यू क्या हो गया? जीरो। दैट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब अगर मैं पीवी कर्व बनाऊं, अगर मैं पीवी कर्व बनाऊं, तो यहां पे भी जो कर्व बनता है ना, वो सेम आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह बनता है ना? लेकिन यहां पर जो रिलेशन होती है, वहां पे देखो, यहां पे जो रिलेशन है वो क्या है? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद है? याद है ना? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। याद आ रहा है? तो पीवी किसके इक्वल हो गया? कांस्टेंट के, है ना? यहां पे क्या होता है? यहां पे पीवी लिख देता हूं ना, वीपी की जगह पीवी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहां पे क्या होता है? यहां पे पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। यह भी आगे बताऊंगा डिटेल में। पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंड व्हाट इज गामा? गामा इज सीपी अपॉन, पढ़ाई कि नहीं? पॉइजन रेशो। पढ़ा है ना बच्चों? अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, उसको समझो कि इंपॉर्टेंट क्या है। दोनों का स्लोप एक जैसा है। देखो यार ध्यान से, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों का स्लोप एक जैसा है, ऐसा हमें लग रहा है देखने में, लेकिन रियल में होता क्या है? जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो होता है गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये बात याद रखनी है, पूछा जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है। दैट मीन्स अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल्स टू गामा टाइम्स, इसका स्लोप कितना है? पी अपॉन वी। बोलो समझे? यानी अगर यहां पे हम ये स्लोप लिखे ना, तो ये स्लोप जो है वो होगा गामा इंटू पी अपॉन वी, है ना? ये गामा है बेटा, है ना? पी अपॉन वी, है ना? उसको वी वी मत लिख लेना,
एक 2 दिन बाद सोचो सर ने वी से वी काटा क्यों नहीं, है ना। हाँ ठीक है, ये बात पता चली। तो बोलो किसका स्लोप ज्यादा होगा, एडियाबैटिक या आइसोथर्मल? हाँ वेरी गुड, एडियाबैटिक का। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसो थर्मल प्रोसेस। बोलो समझ आया? अरे बोलो, एक क्वेश्चन दूं क्या? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, है ना, देखते हैं कौन बताएगा। लल्लू सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखो मेरा क्वेश्चन है कि भाई मैंने एक पीवी कर्व बनाया, प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व बनाया, मेरा इस पॉइंट से एक ग्राफ बन रहा है ये, है ना, थोड़ा सा और उधर बनाता हूं, थोड़ा सा और ऐसे एक ग्राफ बन रहा है ये, और दूसरा ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2। मुझे बस इतना बता दो इनमें से कौन सा कर्व एडियाबैटिक का और कौन सा आइसोथर्मल का है, मैं इतना बता दो। जिसका स्लोप कम वो आइसोथर्मल, जिसका स्लोप ज्यादा वो एडियाबैटिक। अब कहां बैठ के नापते फिरोगे? तो एक सिंपल सा रूल, जहां पे दोनों कर्व जुड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, जहां दोनों कर्व जुड़ रहे हैं वहां पे लगाओ अंगूठा, हाथ को घुमाओ क्लॉकवाइज। कैसे घुमाओगे? जो पहले आया ना वो आइसोथर्मल होगा और जो बाद में आया वो एडियाबैटिक होगा, बात ही खत्म। तो जो पहले आएगा वो क्या होगा? आइसोथर्मल, और जो बाद में होगा वो एडियाबैटिक। एक और दूं? अब तो कर लोगे। चलो एक और देता हूं, देखो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन। मैंने आपको ग्राफ दिया पीवी, पीवी का ग्राफ है, और ये फर्स्ट ये सेकंड। बोलो कौन एडियाबैटिक कौन आइसोथर्मल? फर्स्ट वाला। क्यों अंगूठा रखोगे और कैसे घुमाओगे? क्लॉकवाइज। पहले जो आएगा वो क्या होगा? आइसोथर्मल, यानी फर्स्ट वाला क्या है? आइसोथर्मल, द सेकंड वन इज एडियाबैटिक। बोलो बता पाओगे? कोई ऐसे स्लोप वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत है? नहीं, बस इतनी ट्रिक याद रखना, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो क्लियर है? एक बार इसको नोट करो, देन बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, है ना। प्रोसेस नंबर 5 करो जरा नोट। चलो देखो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं बेटा अपन लोग, साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। देखो साइक्लिक प्रोसेस सबको पता है, बहुत कॉमन सा प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर 5 हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, है ना। तो प्रोसेस नंबर है हमारा 5 है ना। हाँ, साइक्लिक प्रोसेस। देखो जब भी हम लोग साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे तो साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है? जो एक जगह से स्टार्ट होके वापस वहीं पर पहुंच जाए। दैट मीन्स मानो एक प्रोसेस था जो ए से चला बी, बी से चला सी, सी से आया डी, और डी से वापस कहां पहुंच गया? ए पहुंच गया, है ना। तो एक बात क्या याद रखनी है, सिर्फ एक ही बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है साइक्लिक प्रोसेस के लिए, जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं सबका चेंज फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज 0। क्योंकि स्टेट फंक्शन में हमें किससे मतलब होता है? सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन से, और हर स्टेट फंक्शन में साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल क्या होगी? सेम होगी। पता चल रहा है? स्टेट फंक्शन कल पढ़ा था ना। हाँ, तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस the change in value of all state functions are 0. That is delta u equals to 0. अगर डेल्टा यू 0 है तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू। याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पता पड़ रहा है। अच्छा, चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, जीरो। चेंज इन एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, जीरो। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं सबका चेंज क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस, याद रखना, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, दो प्रोसेस और रह गए यहां पर, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। क्या होते हैं पहले समझो, फिर मैं लिखवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जो स्मॉल 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 स्टेप्स में होते हैं, यानी वो प्रोसेस जो छोटे छोटे स्टेप्स में हो, वो कैसे प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स दोनों लगभग बराबर होते हैं। ड्राइविंग फोर्स का मतलब कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक रॉड ली, रॉड में वेट लगा हुआ है, मानो 10 किलो लगाया, मैं तो 10 किलो उठा पाता हूं, तो मैंने 10 किलो वेट उठाया, है ना। अब 10 किलो वेट उठाया तो उसको उठाने में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, मेरा ड्राइविंग फोर्स, ड्राइवर वाला फोर्स जिसको मैं लगा पा रहा हूं, ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, उसको रोक कौन रहा है, ग्रेविटी, mg, मास इनटू ग्रेविटी, याद है ना। तो वो कैसा फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। अब होगा क्या, 10 किलो का वजन था, मैंने 10 किलो की प्लेट डाली, रॉड को ऐसे लिया, ऐसे उठा ली, 20 किलो की डाली, ऐसे लिया, ऐसे उठा लिया, पता पड़ा मैंने 50 किलो का वेट लगा लिया। अब 50 किलो का वेट लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, धीरे 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 उठ भी रहा है, नीचे भी जा रहा है, उठ भी रहा है, नीचे भी, देख रहे हो, क्योंकि दोनों फोर्स लगभग बराबर से, तो ये रिवर्स हो सकता है ना, दोनों ऊपर नीचे जा सकते हैं ना, देखो है। यानी ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। कौन से प्रोसेस में, रिवर्सिबल में। देखो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है ना, जबकि हल्का होता तो ले, देख रहे, सिंगल स्टेप में हुआ ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस आर दोस प्रोसेस व्हिच कंप्लीट्स इन मल्टीपल स्टेप्स, एंड इन रिवर्सिबल प्रोसेस ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स आर इनफाइनाइटसिमली इक्वल। इनफाइनाइटसिमली इक्वल का मतलब ना कि बराबर ही उनमें डिफरेंस होता है, लगभग बराबर होते हैं, है ना, बोलो क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो सिंगल स्टेप में हो, यानी लार्ज स्टेप और एक सिंगल स्टेप, और वो वापस नहीं आ सकते, पता पड़ रहा है। और उसमें ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा होता है अपोजिंग फोर्स से। कैसे, एक नदी बह रही है, उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावट आ रही है, लेकिन इसका ड्राइविंग फोर्स इतना है कि सबको भाग के ले जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर। सारे नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं, नेचर में इरिवर्सिबल होते हैं। बोलो क्या ये कहानी समझ आई, पक्का, लिखूं, चलो देखो, बात कर रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहले बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में बच्चों, इरिवर्सिबल करते हैं, चलो पहले इरिवर्सिबल। कि रिवर्सिबल में है ना, फिर मुझे आपको वर्क डन भी तो बताना है, रिवर्सिबल में मुझे आपको वर्क डन भी बताना है ना, ठीक है। तो देखो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं 6 इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट्स इन सिंगल स्टेप, ठीक है। और नॉन रिवर्सिबल है यानी वापस तो जाएंगे, पहली बात पता पड़ी। दूसरी चीज, ड्राइविंग फोर्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर होगा, बहुत ज्यादा होगा, किससे, अपोजिंग फोर्स से। थर्ड, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर irreversible
इन नेचर। सारे के सारे जो नेचुरल प्रोसेस है वो कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। बोलो क्लियर है? नदी बह रही है, पहाड़ पे से पानी फेंक दिया, छत पे से कूद गए, है ना? तो ये कैसे प्रोसेस है? सब नेचुरल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। बोलो क्लियर है? चलो यही पे सेकंड यानी 7 रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। अब जब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? कंप्लीट्स इन मल्टीपल स्टेप्स। कंप्लीट्स इन मल्टीपल स्टेप्स। ड्राइविंग फोर्स is nearly equal to opposing force। बोलो पता पड़ा? और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर आप वर्क डन निकालोगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीडब्ल्यू को। दैट मींस वर्क डन जो होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? जो छोटी छोटी स्टेप्स में हो रहा है, मल्टीपल स्टेप्स में, तो हर स्टेप का वर्क डन क्या होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस सोन। छोटे छोटे वर्क डन ऐड हो रहे होंगे। तो इसका मतलब जब कोई बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट कर दोगे। बोलो पता चला? अरे बोलो, है ना? जबकि यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ वर्क डन क्या होगा? सिंपल ही P डेल्टा V, बात खत्म। बस। तो W इक्वल टू P डेल्टा V हम किसके लिए पढ़ते हैं? इरिवर्सिबल। लेकिन रिवर्सिबल के लिए क्या पढ़ेंगे? अभी देखेंगे 2.303 nRT log V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2, अभी देखेंगे उसको, है ना? उसको ड्राइव नहीं करेंगे या ड्राइव करें? बोलो बोलो, बताओ, तुम लोग बताओ। अगर बोलोगे सर ड्राइव करना है तो भाई मैं ड्राइव करा दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ड्राइव वगैरह करने की नीड है। किसी को लगता है तो बोलो। है? हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे डेरिवेशन नहीं आएंगे, है ना? तो हम तो सिंपल यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला लिख देते हैं। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो होता है, हम एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ नहीं लिख रहे, ठीक है? या एक काम करो, अभी तुम इतना ही लिखो, फिर मैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। बस वो फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। करो जरा नोट बच्चों। चलो देखो, 7 प्रोसेस थे, सातों के सातों प्रोसेस आपके खत्म हो गए। अब हम लोग बस यहाँ पे 2 फॉर्मूले देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फंसते हैं। देखो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात करेंगे वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल है, ये तो क्लियर हो गया, यानी मल्टीपल स्टेप में हो रहा है। और क्या है? आइसोथर्मल। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या चीज जीरो होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ क्यू, या क्यू इज हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना? हाँ, तो यहां पे जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। अब अगर सुनो, सेम फर्स्ट लॉ वाला फंडा, अगर एक्सपेंशन बोला है तो वर्क डन नेगेटिव और कंप्रेशन बोला है तो वर्क डन पॉजिटिव। तो मैं विद साइन फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, ये अपना अंडरस्टूड होना चाहिए कि भैया एक्सपेंशन बोला है यानी वर्क डन को हम नेगेटिव रखेंगे, कंप्रेशन बोला है तो वर्क डन को हम पॉजिटिव रखेंगे। बोलो समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? चलो शाबाश। अच्छा देखो, क्या आपको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? याद है? अगर ऐसा था तो आपने पढ़ा था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, पढ़ा था?
तो आप ऐसे लिख सकते हो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, P1 अपॉन P2, V2 के नीचे V1 चला गया, लिख सकते हैं। अब क्या मैं V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2 लिख सकता हूं? तो अगर मुझे क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है तो मैं पहले वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, और अगर प्रेशर गिवन है तो सेकंड वाला फॉर्मूला। सेकंड तो लिखे ही नहीं मैंने, लो लिख देता हूं 2.303 एन आर टी लॉग P1 अपॉन P2। बेटा ये जो लॉग है ना, ये लॉग बेस 10 है, याद रखना। ये जो लॉग है कौन सा है? लॉग बेस 10। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, एन इज यूनिवर्सल गैस, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, किस में रखोगे हमेशा? केल्विन में रखोगे। बोलो पता पड़ रहा है? चलो एडियाबैटिक के लिए खेलते हैं जरा। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। अब आपको देखो, सुनो, फिजिक्स में आपको वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से क्वेश्चन कम आएंगे, आपको एडियाबैटिक से ज्यादा आएंगे। ठीक, केमिस्ट्री में आपको एडियाबैटिक से क्वेश्चन कम आएंगे, आइसोथर्मल से ज्यादा आएंगे। समझ पा रहे हो? यानी केमिस्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के लिए एडियाबैटिक वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। तो हम लोग देखो सेकंड बात कर रहे हैं किसके बारे में? वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। वर्क डन फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, आपने पढ़ा डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या जीरो होता है? क्यू जीरो होता है, हीट जीरो होता है ना, हीट एक्शन जीरो, तो क्यू जीरो है। तो अगर क्यू इक्वल्स टू जीरो हो गया तो डेल्टा यू किसके इक्वल हो गया? डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया? डेल्टा यू। अच्छा डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी, यही होता था। अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, सीवी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है? सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस वन, पढ़ा है कि नहीं? पक्का पढ़ा है? तो जरा बताओ, क्या इसकी वैल्यू मैं यहां पे रखूं तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी, मतलब टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस वन। तो दिस इज द, और यही किसके इक्वल है? वर्क डन के। तो लो बन गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा सुनो एक चीज और बताओ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, यही होता है। P1 V1 इक्वल्स टू एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, T1 हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वर्क डन इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू P1 सॉरी P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। तो अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो ये वाला लगा देना, और अगर प्रेशर वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहे हैं तो फिर ये वाला लगा देना। अब बोलो इतना फॉर्मूला लगा सकते हो कि नहीं बच्चों? कुछ तो बोलो। क्या हम गूंगे हैं? क्या हम अब्बा डब्बा चब्बा बोलते हैं? नहीं ना? लगा लोगे? क्या दोनों के फॉर्मूले पता चले? फटाफट नोट करो, फिर दोनों का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। करो जरा नोट। चलो तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिखो आपका क्वेश्चन है, आप 5 मोल, ऐसे लिखना 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 293 Kelvin, 5 mole of an ideal gas at 293 Kelvin are expand isothermally reversibly। जैसे रिवर्सिबल वर्ड आ जाए ना समझ जाओ तुरंत ही, है ना, कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। आर एक्सपेंड आइसोथर्मली रिवर्सिबली from a pressure of 2
0.4053 megapascal to a final pressure of 0.1013 megapascal. ठीक है, 0.1013 megapascal. ठीक है, फुल स्टॉप. कैलकुलेट Q मतलब हीट, कॉमा W एंड डेल्टा U. ये तीनों आपको कैलकुलेट करने हैं ना. तो लगाओ जरा अपना दिमाग. देखो क्या चीज वेरी कर रही है, प्रेशर वेरी कर रहा है ना. प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है. तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर वेरी कर रहा है तो P1 और P2. तो 2.303 मोल दिए, आर की वैल्यू कितनी प्लेस करोगे, देखो प्रेशर पास्कल में दिया है तो 8.314, टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में दिया है, दोनों के प्रेशर आपको पता है, क्या वैल्यू प्लेस करके आप वर्कडन निकाल सकते हो. तो जल्दी से निकाल के बताओ, है ना. चलो देखो बहुत आसान है, सारी चीजें आपको पता है, आपको सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है बच्चों और कैलकुलेशन करनी है ना. तो बस वैल्यू प्लेस करो और कैलकुलेशन करो. आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला है ना. तो वर्क डन इक्वल्स टू, सॉल्यूशन है वर्क डन इक्वल्स टू, अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो माइनस साइन आएगा. 2.303, नंबर ऑफ मोल कितने बेटा 5, आर की वैल्यू कितनी लोगे 8.314, क्योंकि प्रेशर पास्कल में दिया है तो आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा 293, लॉग बेस 10 0 पॉइंट बोलो क्या था 4053 अपॉन 0.1013 है ना. अब देखो ये लगभग 4 टाइम्स जा रहा है तो 4 टाइम काट दो, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 293 लॉग बेस 10 4. तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस 2.303 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 293 और लॉग 4 की वैल्यू है 0.6020. ये आपको निकालनी आनी चाहिए, है ना. अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई. देखो वो तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, अब मैं इतना लंबा नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा. तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी होनी चाहिए और तुम्हें टाइम बचाना है. तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस कितना 16.886 किलो जूल आ गया वर्क डन. अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा यू अगर मैं निकालूंगा डेल्टा यू क्या होगा 0 होगा. इस प्रोसेस के लिए वर्क डन बोला था, डेल्टा यू बोलता हीट बोला था, और डेल्टा यू 0 है तो Q इक्वल्स टू माइनस ऑफ W. दैट मीन्स Q कितना आया 16.886 किलो जूल. तो याद रखना बच्चों, है ना. तो बोलो कर पाओगे, अब कैलकुलेशन तो तुम्हें ही करनी है ना. तो आज इतना ही करते हैं, कल हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में और पढ़ेंगे, पीवी की पावर गामा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं. तो आज के लिए इतना ही, नोट कर लो आप लोग.